नमस्कार मित्रों, आज 12 मई है, विश्व नर्सिंग दिवस, वर्ल्ड नर्सिंग डे, विश्व परिचारिका दिवस। इस पर हम कुछ कहें उससे पहले कुछ बातों को समझ लेना ज़रूरी है। मित्रों, ईश्वर को पाने का दो तरीका है, या तो स्वयं को मिटा देना या तो तुम को मिटा देना। दोनों केस में आप परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। पहला मार्ग है जब आदमी खुद को मिटा देता, वो समर्पण का मार्ग है। और दूसरा मार्ग है जिसमें हम तू को मिटा देते, और वो संकल्प का मार्ग है। संकल्प का मार्ग अर्थात एक चिकित्सक का मार्ग, जिसमें वो दुनियादारी से बिल्कुल कट जाता है। उसको केवल मरीज से ही मतलब रहता है और मरीज ही उसका परमात्मा होता है। बाकी उसको और किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता। सारी ज्ञान की ऊर्जा वो मरीजों की शुश्रूषा और उसको विधियों खोजने में लगाता। लेकिन इससे भी परमात्मा मिलता है, लेकिन परमात्मा को पाने का सबसे सहज तरीका जो सब लोगों के लिए आसान हो सकता है, वो है समर्पण का रास्ता, जिसमें हम अपने स्वयं को पूरी तरह से परित्याग कर देते और मानवता ही हमारा मैं हो जाता। सब में हम परमात्मा देखने लगते। तो यदि आप इस कदर अपने मैं को विसर्जित कर लेते, तो फिर आपके लिए मैं बिल्कुल ख़त्म हो जाता और हम सबों में ही परमात्मा मैं दिखने लगता, परमात्मा दिखने लगता। तो यह है समर्पण का मार्ग, और यही समर्पण का मार्ग है परिचारिका का मार्ग। इसके लिए नर्स से भी ज़्यादा उचित शब्द है हिंदी में परिचारिका, जिसके लिए चारण सेवा ही अपना मुख्य काम है। जो अपना जीवन का मकसद जिसके लिए सेवा करना ही है, वही परिचारिका। जिसने अपने जीवन को सब लोगों को समर्पित कर दिया, वही है परिचारिका। बेसिकली सेवा के थ्रू परमात्मा को पाना, जो जीवन का मकसद किसी का भी हो सकता। जो भक्ति का मार्ग है वो भी समर्पण का ही मार्ग है, जहाँ कोई आपको आकांक्षा नहीं रहता कि हमें कुछ मिलेगा, हमारा नाम हो, हमारा शोहरत हो, हमें बहुत ज़्यादा धन हो जाए। ये सारी आकांक्षाओं को आपने छोड़ दिया और सिर्फ एक ही लगन रह गया कि लोगों में ही आपको परमात्मा दिखने लगा, और उसकी सेवा शुश्रूषा मतलब परमात्मा की सेवा शुश्रूषा ही आपका जीवन का ध्येय बन जाए, मकसद बन जाए। तो आपको परमात्मा का दर्शन हर पल होने लगता और आपका जीवन में परम आनंद की घटना घटती, जो किसी भी धन से तौला नहीं जा सकता। तो ये है परिचारिका का जो आप समझ सकते पृष्ठभूमि भूमिका। ये बेसिकली फ्लोरेंस नाइटिंगेल नामक एक बहुत जीवट महिला थी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही धनी घर की, लेकिन जिसने कि सोच लिया कि हम अपने पूरे जीवन को लगाना है मनुष्यों के सेवा में, रोगियों की सेवा में, और उसने एक इतिहास रच दिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जैसा कि नाम से ही ये पता है, फ्लोरेंस शहर में इनका जन्म हुआ था, जो कि इटली में पड़ता है। वैसे मूलतः ये इंग्लिश परिवार से थी, इंग्लैंड के रहने वाले थे इनके परिवार के लोग, लेकिन ये शुरू से ही बहुत मेधावी थी और इनको 4-5 भाषाओं का ज्ञान था। ये बड़ी आसानी से इटालियन, फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश, ये सब भाषाओं पर इनका कमांड था। बचपन से ही कुशाग्र थी। मैथ इनका बहुत अच्छा था, और यही मैथ आगे चल के इनको बहुत सारे स्टैटिस्टिशियन, सांख्यिकी वाले कामों में हेल्प किया, जो इनके जीवन में और नर्सिंग के इतिहास में बहुत मील का पत्थर साबित हुआ। इनका जन्म 12 मई सन 1820 में इटली में हुआ था, फ्लोरेंस शहर में। और करीब करीब बहुत ही कुलीन परिवार से थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, 2 बहन थी। तो ये शुरू से ही इनका सेवा में मन लगता था। इनका परिवार का कहना था कि उस समय नर्सिंग प्रोफेशन को बहुत ख़राब माना जाता था। तो उस दौरान इन्होंने तय किया कि नहीं, अपना पूरा जीवन मुझे सेवा में लगाना है। इनको बहुत बार इनका कहना था कि हमको ईश्वर से ऐसा अनुभूति हुआ है, अंतरात्मा की आवाज़ आई है कि हमको अपना जीवन इसी में लगाना है। वो इतनी सुंदर थी कि बहुत सारा विवाह का प्रस्ताव इनके पास आता था।
जिसमें डॉक्टर, पोएट, पॉलिटिशियन सब लोग थे। लेकिन इन्होंने ताउम्र विवाह नहीं करने का फैसला लिया, क्योंकि उनको लगता था विवाह करने के बाद उनका समूह पर समर्पण भाव में कमी आ जाएगी। अलग अलग प्रकार के लोग हुए हैं धरती पर, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें शादी नहीं करनी है। उससे पहले की घटना को भी समझना ज़रूरी है कि जब ये इनका परिवार उस दौरान यूरोप में नियम था कि हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ पूरा यूरोप घूमता था, ताकि सभ्यता संस्कृति को सही तरह से समझा जा सके। लोग बच्चों को घुमाते थे, तो पूरा यूरोप का टूर लगभग करीब करीब उनका उम्र हो रहा होगा, उस समय 15-16 साल का उम्र था। उस समय जब ये पूरे जगह पर घूमते थे, तो और बच्चों की तरह ये केवल ऐसे ही घूमते नहीं थे, बल्कि ये सारा डाटा नोट करते थे। कितना जनसंख्या है, क्या लोग, कैसे आबादी क्या है, किस पेशे में हैं लोग, और कितने अस्पताल हैं, ये सारा डाटा वो रखती थी। शुरू से ही मैथ इनका रुचिकर विषय था, तो वो सब डाटा इकट्ठा शुरू से ही रखती थी, किया करती थी। और इससे उनको ये समझ विकसित हो गई कि कितने लोगों की कमी है मैन पावर की। लोग एक दूसरे की मदद करने में, सेवा करने में, रोगियों के उपचार करने में किन किन चीज़ों की कमी है, ये इनको बोध शुरू से ही था। इसलिए उनका रुझान इस पेशे की ओर झुका। लेकिन फिर भी परिवार की ओर से उनको अनुमति नहीं मिली। लेकिन उनके जिद को देखते हुए अंत में उनके परिवार को अनुमति देनी पड़ी। तो करीब करीब 24 साल की उम्र में उन्होंने ये जर्मनी में एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट में वो वहाँ पर उसकी पढ़ाई की। और उसी दौरान जब वो पढ़ ही रही थी, तो यूरोप में और ये तुर्की के पास, ये रसिया के पास ब्लैक सागर है, वहीं के पास एक जगह है क्रीमिया का युद्ध शुरू हो गया, जिसमें कि रूस एक तरफ था और दूसरी तरफ ऑटोमन जो साम्राज्य था तुर्की का, और फ्रांस था, और सार्डिनिया था। ये सब, बाद में इंग्लैंड भी उसमें शामिल हुआ। तो ये सब लड़ाई लड़ रहा था। तो उसमें उस दौरान बहुत सारे इंग्लिश जो सैनिक थे, सोल्जर जो थे, वो बहुत ज़्यादा घायल होने लगे। तो और उस समय तक इनकी ख्याति इंग्लैंड में भी फैलने लगी थी, चूँकि ये नर्सिंग की ट्रेनिंग करके वहाँ पर जा चुकी थी। कुछ दिन काम भी शुरू कर दी थी ब्रिटेन में ही। तो उसके बाद जब इनको भेजा गया ब्रिटेन की ओर से वहाँ पर ये मरीजों की सेवा के लिए, तो वो जब गई तुर्की के एक अस्पताल में, बहुत ज़्यादा गंदा था वो जगह, वो अस्पताल। तो उसमें उन्होंने देखा कि बहुत सारे रोगी संक्रमण से मर जा रहे हैं। वो लुईस पास्चर के समय का ज़माना था, जब कि जिन दोनों की जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ वो उसके बाद के महीनों में, बाद के वर्षों में उन्होंने दिया। लेकिन ये उससे पहले की बात थी, तो लोगों को ये समझ नहीं था उन दिनों कि संक्रमण का कारण बाहरी एजेंट भी हो सकता। तो उस दौरान वो लोग समझते थे कि घाव खुद ही भर जाता है, और अगर नहीं भरा तो वो संक्रमण को नहीं सोच सकते थे। लेकिन सबसे पहला निगाह जो गया इनका, कि गंदगी देख करके इनको, और जब उन्होंने डाटा मिलान किया, सांख्यिकी इनको बहुत काम आया। क्योंकि पहले तो जाने के बाद सब नर्सों को लगा दिया, बाकी जितना साफ़ सफाई सब कुछ मैनेज किया। वहाँ पर सैनिकों के लिए कपड़ा, वो खाना, सब कुछ उन्होंने अपने खुद के मेहनत से व्यवस्था करवाया, क्योंकि उन दिनों इतना ज़्यादा सुविधा नहीं मिलता था सैनिक अस्पताल में। तो सब सारी चीज़ों की व्यवस्था उन्होंने की सिंगल हैंडेडली। फिर उसके बाद वो सब हुआ, लेकिन उनको बहुत निराशा हुई, क्योंकि उस अस्पताल में मौत का आंकड़ा बहुत ज़्यादा था। तो इससे वो हमेशा परेशान रहती थी। बाद में जब वहाँ से, और उस दौरान उनको बहुत ज़्यादा सेवा करना पड़ता था, और हुआ ये कि रात में भी जाके मरीज़ देखती थी। तो उस दौरान वो लाइट लैंप लेके निकलती थी, इसलिए उनको कहा गया लेडी विद द लैंप। और इतना न सेवा किया कि ये न्यूज़ उस दौरान जो है कि तार का सुविधा था, तो ये न्यूज़ वहाँ पर छपने लगा ब्रिटेन के अखबारों में। तो जब तक वो ब्रिटेन वापस लौटती, तब तक वो बहुत फेमस हो चुकी थी। इवन क्वीन विक्टोरिया से लेके हर लोग उनको जान चुके थे। तो वहाँ पर वो बहुत फेमस सेलिब्रिटी बन चुकी थी। हालांकि वो कभी ये बनना नहीं चाहती थी, क्योंकि सही भी है, जो आदमी समर्पित भाव से सेवा करना चाहता, उसको नाम में क्या, वो तो स्वयं को विसर्जित कर दिया है नाम। तो यही कारण है कि जब वो वापस लौटी इंग्लैंड, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम चूँकि फेमस हो चुका था, इसलिए वो एक छद्म नाम से, फिर स्मिथ नाम से वो रही वहाँ पर
मिसेज स्मिथ नाम से वहाँ पर रही और इंग्लैंड में। तो इसीलिए वो हमेशा चाहती थी कि कोई उनको इस प्रकार से सेलिब्रिटी नहीं समझे। यही है मित्रों नर्सिंग प्रोफेशन का महत्व, कि काम तो करना है लेकिन कोई नाम नहीं लेना है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। तो जब समर्पण की अवस्था में परमात्मा तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। जो चीज़ आपको ध्यान मार्ग से में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मिलेगा, वो चीज़ समर्पण मार्ग से तुरंत मिल जाता है। जैसे आप ऐसे भी समझिए, यदि किसी चीज़ को आप खाली कर दीजिएगा तो खाली चीज़ में हवा तो भरी जाएगा, वैक्यूम तो रह नहीं सकता। तो जब आप अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दीजिएगा तो परमात्मा चारों तरफ से आपकी ओर उमड़ के आ जाएगा। तो ठीक यही है परिचारिका का पेशा, बहुत ही पावन पेशा, कोई भी पेशा इसके टक्कर का नहीं हो सकता। और आज के ज़माने में जबकि कोरोना का दौर जारी है, तब तो ये और ज़्यादा प्रासंगिक है। क्योंकि ये तो सब मैक्सिमम लोग तो यही सोच रहे हैं कि कोरोना जान ले लेगा। तो इस डर में भी, इस भय में भी, ठीक है आपके पास वो किट है, बहुत सारे तो नर्सिंग ऐसे हैं जिनके पास वो किट भी नहीं है। किट भी चूँकि इतनी कमी है कि नर्सिंग बहुत सारे अस्पताल्स में, अभी तो मैं कल एक वीडियो देख रहा था कि वो मौलाना आज़ाद हॉस्पिटल न्यू दिल्ली की नर्स है, उसको क्वारंटाइन में बहुत ही ख़राब तरीके से रखा जा रहा है। डॉक्टरों को 5 स्टार होटल दिया जा रहा है, लेकिन नर्सों को बहुत ही ख़राब जगह पर रखा जा रहा है। तो और ये अनसुनी कहानी है, ये कोई कंप्लेन भी नहीं करता। ये चूँकि जो प्रोफेशन है, बाई प्रोफेशन सिखाया जाता कि भाई ये सब चीज़ को मांग नहीं करना, लेकिन ये समाज का फ़र्ज़ बनता है कि अगर समाज में हम लोग ये देखेंगे नहीं तो फिर निश्चित रूप से उस समाज की कल्प में से खराब समाज कोई हो नहीं सकता। तो यही सब कुछ हुआ कि वो नहीं चाहती थी कि उनका नाम हो, लेकिन फिर भी उनका वो वहाँ नाम हो चुका था। इसी बीच में उनको क्वीन भी बुलाई और क्वीन को उन्होंने सारा क्रीमिया के युद्ध का वो सारा हालचाल बताया और उनको बहुत सारा सलाह दिया कि मिलिट्री में जो सैनिक हैं वो जब युद्ध में जाते हैं तो उनका कैसे स्वास्थ्य का देख रेख होना चाहिए, मिलिट्री हॉस्पिटल में क्या क्या का व्यवस्था रखना चाहिए। और इन्होंने डाटा तैयार किया। इस दौरान जब वापस इंग्लैंड गई तो इन्होंने सब चीज़ का डाटा तैयार किया और चूँकि इनका मैथ मजबूत था तो ये अपने मैथ के ज्ञान को उसमें अप्लाई कर दी। तो इनको जब बाद में पता चल गया इनको कि सब का कारण था एक इन्फेक्शन की वजह से जो है कि ऐसा हुआ था। और यही सेवा भाव के चलते हालांकि इनको भी तकलीफ़ हुआ। इनको ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी पकड़ा जब ये वहाँ सेवा कर रही थी तुर्की में, तो इनको ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी पकड़ा, जिसके चलते इनका थोड़ा सा मानसिक डिप्रेशन में भी इनको हो गया और बुखार उखार रहने लगा। तो बहुत दिन तक ये कट गई, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दी। और ये उसी दौरान इन्होंने उससे पहले ही ये नर्सिंग एक अपने नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल वो स्कूल भी शुरू की थी। हालांकि उस स्कूल में ये सुपरिटेंडेंट नहीं बन पाई क्योंकि ये उस समय अस्वस्थ रहा करती थी, तो इसी वजह से। लेकिन हमेशा उनका मार्गदर्शन हमेशा रहा। जहाँ तक भारत का सवाल है तो भारत के लिए भी बहुत प्रासंगिक थी, क्योंकि 1857 में 1853 से 55 के बीच में क्रीमिया का युद्ध हुआ था और 1857 में पहला जो विद्रोह हुआ था भारत में ये ब्रिटिश के खिलाफ। तो उस दौरान जो भारतीयों के से बहुत ख़राब बिहेव किया जाता था, लेकिन ये सूचना जब नाइटिंगेल को मिला तो वो इतनी चिंतित हो उठी। हालांकि वो आ नहीं पाई इंडिया, लेकिन फिर भी उनका इतना इन्फ्लुएंस था कि वो क्वीन तक सीधे पहुंच सकती थी। बहुत सारे मंत्री उनको जानते थे, तो वो अपने बातों को उन तक पहुंचाई, तो उसके द्वारा बहुत सारा मदद पहुंचाया जा सका उस समय। और भारतीयों उसी समय इवन यहाँ तक भी हालत था कि जब 90 साल जीवित रही थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और जब 80 साल की थी 85 साल की थी 1905-06 में जब ये अकाल पड़ा था, तो उस दौरान भी ये पूरा एक एक चीज़ का खबर रखती थी और वो वहाँ से बहुत सारा चीज़ मदद भिजवाती रहती थी, जिसमें कि स्वास्थ्य का मदद भी शामिल होता था। तो वो उनका हर एक गरीबों के प्रति उनके मन में अथाह श्रद्धा थी और ऐसे लोग पूरी दुनिया में ही अपना परिवार देखते, इसीलिए वो उनको लगते रहता है कि वो स्वयं का परिवार कभी नहीं बनाना चाहते। नहीं तो उनको लगता है कि हो सकता है कि स्वार्थ बस कुछ न कुछ स्वार्थ जाग जाए, कुछ अपने सो कॉल्ड अपने परिवार के प्रति, तो वैसे केस में जो है कि समर्पण भाव में कमी न हो, इसलिए उन्होंने ताउम्र शादी नहीं की और एक सिंगल
हैंडेड लेडी का वो फर्ज अदा किया। और वो उनको रॉयल सोसाइटी ऑफ स्टैटिस्टिशियन का भी चीफ बनने का मौका मिला था। वो स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में भी बहुत महती उनकी भूमिका थी। और कैसे सांख्यिकी से हम बहुत सारे चीज़ों का अध्ययन कर सकते, बीमारियों को तह तक समझ सकते और उसका बृहत्तर रूप देख सकते, ताकि प्लानिंग करने वालों को प्लानिंग करने में आसानी हो। तो और इसी ढंग से जीवन बिताते बिताते, एकाकी बिताते बिताते अल्टीमेटली उन्होंने एक किताब भी लिखा था, ये गाइड टू नर्स, नोट्स ऑन नर्स एंड नोट्स ऑन हॉस्पिटल्स। ये किताब बहुत ही प्रासंगिक है और अभी भी बहुत ही अच्छे तरीके लोग इसको पढ़ना चाहते हैं। उसमें उनके अनुभवों का तमाम उसमें सब जिक्र है। और भी इन्होंने विभिन्न मुद्दे पर लेख लिखा जो हमेशा छपते रहता था। स्टैटिस्टिक्स पर लेख लिखा। तो इनका व्यक्तित्व बहुआयामी था और बहुत बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी और समर्पण भाव का तो कोई उदाहरण ही नहीं हो सकता, अद्वितीय था। तो ये ऐसे लोग बिरले ही पैदा होते हैं और जाने के बाद अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं। तो इसी ढंग से वो उनका अगस्त महीने में उनकी मृत्यु हुई सन 1910 ईस्वी में, 90 साल की उम्र में। ये अगस्त महीने के 1910 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई और इंग्लैंड में ही। और इनका जीवन समर्पण के प्रति समर्पित किसी भी मानवता के लिए एक उदाहरण बन गया और हर वो को प्रेरित करने लगा कि हर चीज़ के लिए पैसा, धन, पद, लोभ, मोह, ये इसकी वो साक्षात प्रतिमा थी जो उनका जीवन ही सब कुछ कह देता था। कुछ कहने का ज़रूरत नहीं था, सारा शास्त्र और सारा विद्या सब उनके जीवन से झलकता था। वो एक खुली किताब थी जिस पर कितना भी कहा जाए वो कम होगा। तो आज विश्व परिचारिका दिवस पर अपने देश के और तमाम परिचारिकाओं को ये मैं सम्मान करता हूँ। मैं खुद एक परिचारिका का पुत्र हूँ, इसीलिए ये मैंने बचपन से देखा है कि क्या समर्पण भाव और क्या ये सेवा भाव। जबकि मेरी माँ एनएमसीएच की मेट्रन है, तो एनएमसीएच कोविड अस्पताल के रूप में ये किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। और उनका जो समर्पण भाव है, जो वो तमाम कि भाई वहाँ पर तो बीमारी का खजाना है, फिर भी वो एक अच्छे भाव से लगी हुई हैं। तो ऐसे तमाम नर्सिंग प्रोफेशन के लोगों को हमारा सादर प्रणाम है, हमारा सादर अभिनंदन है। और मैं और लोगों से भी विनती करता हूँ कि अगर सच में परमात्मा धरती पर देखना है तो किसी नर्स को देख लीजिए, आपको साक्षात परमात्मा का रूप दिख जाएगा और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको पता है कि वो मरीज़ से इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ तक जाती है और उसकी सेवा शुश्रूषा में कोई कसर नहीं करती। जितना भी पीपी किट और ये सब हम लोग देखते हैं, बहुत सारे ऐसे नर्सिंग प्रोफेशन के लोग हैं जिनको कि अभी तक ये हासिल नहीं है। तो लेकिन फिर भी बावजूद इसके वो अपने परिवार को भी चलाती हैं और सेवा भाव समाज को भी देती हैं। तो उनको जितना भी प्रणाम किया जाए, जितना भी उनके प्रति श्रद्धा दिया जाए, वो सब का सब कम ही होगा जिस भाव से और जो चीज़ वो देती हैं समाज में। समाज उनका हमेशा ऋणी रहेगा, क्योंकि आज भी हम लोग जो पारिश्रमिक देते हैं एक नर्स को, वो पारिश्रमिक उनके मेहनत के कंपैरिजन में, उनके समर्पण भाव के कंपैरिजन में बहुत थोड़ा है। तो समाज को भी ये सोचना होगा और केवल नाम नहीं, और हमें अब समर्पण समाज के प्रति एक संपूर्ण समर्पण के लिए भी सोचना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी इसी ढंग से करना सिखाया जा सके, इसी ढंग से मानवता को जिंदा रखा जा सके। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम लगाता हूँ। स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।